इस पार्ट थर्ड को आज हम शुरू कर रहे हैं। इस क्लास में हम पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग को सीखेंगे। पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा किन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं इस सिद्धांत के और एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इस सिद्धांत के एप्लीकेशंस क्या हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टफ लगता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए दिन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा कठिन इसलिए लगता है क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स का यूज़ किया गया है, जैसे CS है, UCS है, CR है, UCR है। तो थोड़ा अगर समझ लिया जाए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली जाए, तो इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सही तरीके से दे सकते हैं। पैवलोव ने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत अपने क्षेत्र में महारत हासिल रखता है। आज इससे रिलेटेड जो सिद्धांत दिए गए हैं उसका एप्लीकेशन लर्निंग के फील्ड में बहुत अधिक किया जाता है। आज टीचिंग हो, लर्निंग हो, मैनेजमेंट स्किल अगर डेवलप करना हो तो क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि भाई एक्सपेरिमेंट क्या है और इसके महत्व को समझ पाएंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, थियरीज ऑफ लर्निंग में थॉर्नडाइक थियरी, ट्रायल एंड एरर ऑफ कनेक्शनिज्म, ठीक है, जिसे उन्होंने कैट पर किया था, कोहलर्स इनसाइट थियरी, और ये थर्ड क्लास है, पार्ट थर्ड, मतलब थियरीज ऑफ लर्निंग का ये पार्ट थर्ड क्लास है, जो कि है पैवलोव कंडीशनिंग लर्निंग या अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी कहा जाता है, जिसे उन्होंने डॉग पर दिया था। तो आज का ये क्लास जो है वो पैवलोव्स कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी ऑफ लर्निंग पर होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इवान पैवलोव के द्वारा ये क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया गया था। एक्चुअली इवान पैवलोव एक रशियन शरीर शास्त्री या फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग पर काफ़ी अधिक प्रयोग किए। 1904 में उन्होंने फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन्स में नोबेल प्राइज़ भी उन्हें मिला था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने इस दिशा में किए जिसके कारण उन्हें नोबेल प्राइज़ 1904 में मिला। और अभी रिसेंटली 2002 में एक सर्वे किया गया जिसमें द रिव्यू ऑफ जनरल साइकोलॉजी, इस रिव्यू में पाया गया कि 20वीं शताब्दी के सबसे रेनाउंड साइकोलॉजिस्ट में 24वें नंबर पर जो महान मनोवैज्ञानिक थे वो इवान पैवलोव का नाम आता है। तो आप समझ सकते हो इतने सारा उनका योगदान है इस दिशा में, साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसके कारण आज भी 2002 में मतलब ये माना जा रहा था कि 20वीं शताब्दी के सबसे रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट में 24वें नंबर पर महान मनोवैज्ञानिक इवान पैवलोव का नाम है। तो ये इनके किए गए सारे एक्सपेरिमेंट्स, किए गए जो कंट्रीब्यूशंस है साइकोलॉजी के फील्ड में है, उसके कारण ही इन्हें मिला है। इनके द्वारा दिया गया क्लासिकल कंडीशनिंग का ये सिद्धांत कई एक बिहेवियर थेरेपिस्ट, बहुत सारे थेरेपीज़, एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्रायल क्लिनिकल ट्रायल्स और रिड्यूसिंग फोबियाज़ में काफ़ी अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग का महत्वपूर्ण सिद्धांत इवान पैवलोव के द्वारा दिया गया था। अब थोड़ा चलते हैं कि इनके द्वारा दिए गए क्लासिकल कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट्स पर। नाउ वी कैन डिस्कस द forms of experiment of Ivan Pavlov on dog. Now we can discuss the famous experiment of Pavlov on dog. उन्होंने एक भूखे कुत्ते पर अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया। आप गौर से इस पिक्चर को देखिए। भूखे कुत्ते को एक प्रयोगशाला में लाया गया, एक एक्सपेरिमेंटल रूम में लाया गया और ऐसी मशीनिंग की गई, ऐसी व्यवस्था की गई कि कुत्ते के गले की लार की ग्रंथि से लार इकट्ठा करने की व्यवस्था कर ली गई। उसे मशीन से बांध दिया गया और पूरे रूम को साउंड प्रूफ रखा गया कि जो आवाज़ें मैं चाह रही हूँ वही आवाज़ सिर्फ उसमें होगी और नहीं तो वो पिन ड्रॉप साइलेंस की तरह वो रूम रहेगा, कोई और आवाज़ उस रूम में नहीं आ सकता है। बिल्कुल साउंड प्रूफ रखा गया, एकदम कंट्रोल्ड सिचुएशन फॉर्मुलेशन किया गया, जैसा कि आप सभी इस फिगर में देख रहे हो।
सबसे पहले अब क्या किया गया, सबसे पहले एक घंटी बजाई गई। कुत्ते ने आवाज़ सुनी और कान खड़े कर लिए, पर लार नहीं टपकाई, क्योंकि ऐसी व्यवस्था थी कि मशीन में लार इकट्ठा हो रहा था। तो अगर लार टपकता, तो एक बूंद भी लार अगर टपकती तो वो मशीन में वो लार इकट्ठा हो जाती। फिर कुछ देर बाद घंटी बजाई गई, पर कुत्ते ने लार नहीं टपकाई। कुछ सेकंड के बाद फूड सामने आता है, उसे देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। इस प्रकार इस प्रोसीजर को जब बार बार दोहराया गया, पहले घंटी की आवाज़, फिर भोजन और फिर लार टपकता है। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को जब बार बार दोहराया गया तो देखा गया कि घंटी की आवाज़ बजते ही भोजन के अभाव में भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा। अब एक ऐसी स्थिति आई कि केवल घंटी की आवाज़ बजती थी और कुत्ते ने लार टपकाना सीख लिया। मतलब आप समझिए यहाँ बात को, घंटी की आवाज़, भोजन, लार का टपकना, घंटी की आवाज़, भोजन, लार का टपकना। मतलब लार टपक रहा था, क्यों? क्योंकि भोजन देख रहा था कुत्ता और वो भूखा था। एक समय ऐसा आया कि उसने ये सीख लिया कि घंटी की आवाज़ जब जब बजती है तो मुझे भोजन मिलता है। इसका मतलब सिर्फ घंटी की आवाज़ पर ही वो लार टपकाना सीख लिया। अब पूरे एक्सपेरिमेंट को तो आप समझ चुके हैं। अब यहाँ कुछ टर्म्स को समझते हैं जिस पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक है, टर्मिनोलॉजी को समझना आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आते हैं और इसी में ज़्यादातर गलतियाँ हो जाती हैं। अब क्या है यहाँ, भोजन क्या है? तो भोजन एक स्वाभाविक उत्तेजना है, जिसे नेचुरल स्टिमुलस है, जिसे पैवलो ने अनअनुकूलित, ध्यान से सुनिए, अनअनुकूलित उत्तेजना या अनकंडीशन्ड स्टिमुलस यूएस कहा। भोजन क्या है? यूएस है, ये अनकंडीशन्ड स्टिमुलस है। ठीक है, अब भोजन को देख के लार का टपकना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जिसे कि अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स की संज्ञा दी गई, अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स। अब घंटी की आवाज़ क्या है? एक तटस्थ उत्तेजना या अनुकूलित उत्तेजना है, जिसे कंडीशन्ड स्टिमुलस या सीएस कहा गया। घंटी की आवाज़ पर लार का टपकना कंडीशन्ड रिस्पॉन्ड, ठीक है, जिसे अनुकूलित प्रतिक्रिया कहा गया। ठीक है, अब बात को समझ रहे हो आप? यूएस हो गया फूड, यूआर हो गया सलाइवा फॉर फूड, सीएस हो गया बेल, सीआर हो गया सलाइवा फॉर बेल। ठीक, अब पहली प्रक्रिया क्या हुई? स्वाभाविक या नेचुरल प्रोसेस ये है कि भोजन देखकर लार का टपकना। जब घंटी की आवाज़ पर लार टपकना सीख गया तो ये कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ अनकंडीशन्ड स्टिमुलस फूड, अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स सलाइवा, दिस इज़ नॉर्मल। फूड देखकर लार का टपकना, दिस इज़ नॉर्मल। बट कंडीशन्ड स्टिमुलस बेल and unconditioned response saliva for food, and this is a connectionism between bell and saliva, and this is the best example of conditioning. यही है पैवलो का फेमस क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, और ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे देता है, तो फिर आप कंफ्यूज होते हो और गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसको बस समझना है। अब कौन कौन से मुख्य कैरेक्टरिस्टिक हैं इस एक्सपेरिमेंट के, ये जो थियरी दी गई है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं? बहुत अधिक विशेषताएं हैं, वो एक एक करके हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, फर्स्ट वन इज मोटिव। देखिए, कंडीशनिंग तभी होगी, ठीक है, जब मोटिव होगा हमारे पास। अगर मोटिव नहीं तो कंडीशनिंग भी नहीं। ठीक है, फर्स्ट वन इज मोटिव। ठीक है, प्रेरक होगा तो भी काम होगा। यदि कुत्ते को भूखा नहीं रखा जाता तो भोजन या घंटी की आवाज़ पे लार भी टपकना नहीं काम हो पाता। सेकेंड वन इज रीइंफोर्समेंट।
सेकेंड वन इज़ रीइंफोर्समेंट यानी प्रबलन। जब भी हम कुछ भी लाइफ में नया सीखते हैं तो बिना रीइंफोर्समेंट के नहीं सीख सकते, और यदि बिना रीइंफोर्समेंट के सीख भी गए तो रीइंफोर्समेंट का वो कनेक्शनिज्म या लर्निंग स्टेबल ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा और एक्सटिंक्शन या विलोप हो जाएगा। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट या भूख या वो भोजन का होना बड़ा आवश्यक है। मोटिव तो हो गया कि भाई कुत्ते को भूखा रखा गया, रीइंफोर्समेंट यानी वो भोजन है, उस भोजन को पाने के लिए ही लार का टपकाना वो सीखा। थर्ड वन इज़ टेम्पोरल रिलेशन यानी कि समयगत संबंध। देखिए, सीखने में टाइमिंग का भी बड़ा योगदान है। जब भी कनेक्शन बना स्टिमुलस के तुरंत बाद अनकंडीशनड स्टिमुलस के उपस्थित होने पर कंडीशनिंग जल्दी स्थापित होता है। टाइम इंटरवल बढ़ने पर कंडीशनिंग में भी देर लगती है। इस संबंध में डिलेड कंडीशनिंग की भी चर्चा की गई है कि यदि घंटी बजने के कुछ सेकंड बाद तक नहीं बल्कि 3 मिनट बाद भोजन दिया गया तो लार टपकने की प्रक्रिया भी 3 मिनट बाद होगी। तो टेम्पोरल रिलेशन की बात की गई है। टाइमिंग का बड़ा योगदान है हमारे सीखने में। फोर्थ वन इज सीक्वेंस, क्रम। एक सही कंडीशनिंग के लिए सीक्वेंस भी बड़ा मायने रखता है। आप किस तरह से सीख रहे हो ना, जो परिस्थितियां आ रही हैं, एक कुशल अनुकूलन या बेस्ट कंडीशनिंग के लिए आवश्यक है कि स्वाभाविक उत्तेजना यानी भोजन के पहले तटस्थ उत्तेजना यानी घंटी को उपस्थित किया जाए। एक सीक्वेंस होना बड़ा आवश्यक है। नेक्स्ट वन इज इंटरफेरेंस यानी बाधाएं। जब भी हम कुछ सीख रहे होते हैं तो उस लर्निंग फेज या कनेक्शन बिटवीन CS एंड UR के फेज में है तो बीच में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा ना कि साउंड प्रूफ रूम होना चाहिए, यानी घंटी की आवाज़ के बजाय कोई अन्य आवाज़ ना हो, शोर ना हो, तेज प्रकाश ना हो, नहीं तो वो कुत्ते को विचलित कर सकती है और तब आप फिर नहीं जज कर पाओगे कि भाई घंटी की आवाज़ पर ही लार का टपकना हो रहा है। नेक्स्ट वन इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन। देखिए, उत्तेजना सामान्यीकरण ये भी होता है, यानी समान मिलती जुलती दूसरी परिस्थितियों में भी कंडीशन या अनुकूलन स्थापित हो जाता है। यानी जब घंटी की आवाज़ पर लार का टपकना सीख जाने के बाद उस आवाज़ से मिलती जुलती आवाज़ पे भी लार टपकाना वो सीख लेता है। मनुष्य पर भी ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। वॉटसन और रेनर नामक साइकोलॉजिस्ट ने भी अल्बर्ट नामक 11 साल के एक लड़के पर एक्सपेरिमेंट किया। वो बच्चा जो था ना, वो वाइट कैट से खेल रहा था। कैट कैसा हो, रैट से खेल रहा था, वाइट रैट। तो वाइट रैट जो होता है काफ़ी फरी होता है, काफ़ी फर होता है वाइट, बड़ा खूबसूरत सा होता है। तो वाइट रैट से वो खेल रहा था। अचानक एक तेज आवाज़ कर दी गई जिससे अल्बर्ट डर गया। अब हर बार जैसे ही जब वो रैट से खेलता था उस समय एक आवाज़ कर दी जाती थी। धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आई कि रैट को देखते ही अल्बर्ट चिल्लाने लगता था, चीखने लगता था। उसे ऐसा लगता था कि भाई ये जो है डरावनी आवाज़ इस रैट से आ रही है और मुझे रैट से बच के रहना है। और स्थिति इतनी ख़राब हो गई, मतलब उसको फोबिया इतना ज़्यादा हो गया कि वाइट दिखने वाली किसी भी चीज़ से, सिर्फ वो रैट से नहीं डर रहा था बट कि वाइट फर से डरने लगा, अपने दादाजी के वाइट रंग के दाढ़ी से डरने लगा। तो ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम लोग ऐसे ही फोबिया के शिकार होते हैं, है ना, डर के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सटिंक्शन यानी विलोप। हम सीख तो जाते हैं, कंडीशनिंग भी हो गई, बट जब मोटिव रीइंफोर्समेंट न मिले, जब हमारे अंदर वो रीइंफोर्समेंट, वो मोटिवेशन जिसके कारण हम सीखे थे वो मिलना बंद हो जाए तो धीरे धीरे एक्सटिंक्शन या विलोप भी हो जाता है। पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में भी जब भोजन देना बंद कर दिया गया तो घंटी की आवाज़ और लार के बीच का जो संबंध था, कनेक्शनिज्म था, वो टूट गया और संबंध टूटने की इस क्रिया को एक्सटिंक्शन या विलोप कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। मैंने कहा ना कि दोनों के बीच का वो संबंध टूट जाता है तो एक्सटिंक्शन कहा जाता है, बट स्पॉन्टेनियस रिकवरी या स्वतः पुनः प्राप्ति भी होती है। पेवलोव के प्रयोग में रीइंफोर्समेंट, भोजन के अभाव में एक्सटिंक्शन या विलोप हो गया। घंटी की आवाज़ पे लार टपकाना तो छोड़ दिया,
पर कुछ देर के रेस्ट के बाद अचानक पुनः घंटी की आवाज़ बजाने पर लार का टपकना हुआ। दैट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। नेक्स्ट वन इज हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, है ना। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग ये उच्च स्तरीय अनुकूलन की बात होती है। घंटी की आवाज़ के साथ एक प्रकाश भी उत्पन्न किया जाए अगर, और तो घंटी की आवाज़ के साथ साथ प्रकाश पर भी लार टपकाना सीख जाएगा। यानी CS1, CS2, CS1 is bell and CS2 is light, and this is a higher order conditioning. This is called CS1, CS2 conditioning, है ना। और उसको कहेंगे सेकेंडरी कंडीशनिंग। लास्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस। जब CS1, CS2 यानी घंटी और प्रकाश के बीच के अंतर को कई बार कुत्ता समझ नहीं पाता तो वो कंफ्यूज होकर भौंकने लगता है, यानी उसकी मानसिक स्थिति को एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस कहा गया। जटिल एवं कठिन परिस्थितियों को समझने में जब व्यक्ति असफल होता है तो न्यूरोसिस बिहेवियर वो करता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है? जैसे ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है सीखने की, क्लासिकल कंडीशनिंग विधि पैवलोव की, बट प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसका क्या महत्व देखते हैं या व्यवहार क्या करते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में पैवलोव के कंडीशनिंग सिद्धांत बहुत महत्व रखता है। लर्निंग से रिलेटेड अगर हम देखें तो वार्म एंड नर्चरिंग टीचर मोटिव्स टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स, ये बहुत मायने रखता है। एक प्रेरणा युक्त शिक्षक ही स्टूडेंट्स के साथ सही तरीके से कनेक्टेड हो पाता है, और स्टूडेंट्स भी उस टीचर के साथ सही तरीके से अगर कनेक्ट हो गया तो फिर वो उस स्कूल के साथ कनेक्ट होता है, तो फिर वो अपने लर्निंग के साथ कनेक्ट होता है, तो फिर वो इंजॉय करता है अपनी स्टडी को, पढ़ाई को। और यदि टीचर हार्श हैं स्टूडेंट के साथ, टीचर अगर कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर कर रहे हैं, टीचर अगर उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो फिर वो बच्चे की पढ़ाई बहुत हैम्पर करती है। इसका मैं एक एग्जांपल करती हूँ। मैं इससे आपको कनेक्ट कर रही हूँ खुद को, अपने आप को, कि जब मैं हाई स्कूल में थी तो मेरे जो मैथ्स के टीचर थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। ही वॉज़ वेरी स्ट्रिक्ट, और उनके मतलब उनके मैं बहुत हेजिटेट करती थी कुछ पूछने के लिए, क्योंकि बहुत डर लगता था। तो इस हेजिटेशन, फियर के कारण मैं उनसे कुछ पूछ नहीं पाती थी। साथ ही वॉज द टीचर ऑफ जियोग्राफी ऑल्सो, बिकॉज ही वॉज डबल PhD इन दीज सब्जेक्ट्स, मैथ्स एंड जियोग्राफी। तो he was very harsh and strict with their students. Maybe he was right, वो सही होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट एज ए स्टूडेंट मेरी क्या फीलिंग थी वो मैं बता रही हूँ। मैथ्स मेरा हमेशा के लिए टफ हो गया वो सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हमेशा के लिए टफ हो गया, क्योंकि मैंने एक कंडीशनिंग स्थापित कर ली कि मुझे मतलब टीचर चूँकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे तो टीचर से मैं कुछ पूछ नहीं सकती थी, तो फिर वो सब्जेक्ट से भी मैं दूरी बना ली। वो सब्जेक्ट भी मुझे हार्ड लगने लगा, मैथ्स भी हार्ड लगने लगा, ज्योग्राफी भी हार्ड लगने लगी। तो ये जो है ना कि वार्म नर्चरिंग टीचर मोटिवेट्स स्टूडेंट्स, ये क्लासिकल कंडीशनिंग से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। उसके बच्चे के लाइक्स डिसलाइक्स को अगर आप जान लेते हो, है ना, अगर आप पेरेंट्स को, अगर PTM मीटिंग में पेरेंट्स को बताते हो कि बच्चे की क्या लाइकिंग है, कि किस दिशा में वो जाना चाहता है, करियर काउंसलिंग अगर आप कर देते हैं, तो ये बहुत हद तक काम करता है बच्चे की स्टडी में, बच्चे के फ्यूचर इस्टेब्लिशमेंट में। तो अब कई बार क्या होता है कि उसको प्रेज़ किया जाए, चाइल्ड को प्रेज़ किया जाए उसके गुड बिहेवियर के लिए, उसके जो भी अच्छी आदतें हैं, अच्छा काम करता है तो उसके लिए क्लास में क्लैपिंग की जाए। आजकल नर्सरीज़ में,
प्रेप में, प्रेप 1, प्रेप 2 में मैंने देखा है कि बहुत अच्छी हैबिट है कि अगर बच्चा अच्छा करके ला रहा है तो स्टार्स उसको देते हैं कि भाई 1 स्टार उसे आज मिला है क्योंकि हैंड राइटिंग उसकी बहुत अच्छी है, 2 स्टार मिला है क्योंकि हैंड राइटिंग उसकी मतलब वो वर्बली काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो बच्चा जो है वो उस स्टार्स के साथ कनेक्ट करता है कि आज मुझे कितने स्टार मिले, मुझे 1 स्टार मिले, मैं और अच्छा करूँगा, है ना। तो और अगर उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है तो उसी अनुसार उस सब्जेक्ट से वो भागता है। तो कंडीशनिंग का थियरी बहुत हद तक एप्लीकेशन में है और हम यूज़ करते हैं उसको। बिहेवियर थेरेपिस्ट भी बहुत अधिक क्लिनिकल जो भी अपने मतलब क्लिनिकल जो बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं वो इसका यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? डिमिनिश एंड एलिमिनेट मैनी टाइप ऑफ अनवांटेड बिहेवियर, है ना, लाइक अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन। ऐसी कोई दवा शराब में मिला दी जाती है, ड्रिंक में मिला दी जाती है कि उन्हें वोमिट आए, और जब वो बार बार ऐसा होता है तो उन्हें लगता है कि शराब पीने से ही उन्हें वोमिटिंग हो रही है। साथ ही ये इंटरनेशनली फोरम मतलब इंटरनेशनल फॉर्म अ पेयर्ड एसोसिएशन बिटवीन अल्कोहल एंड वोमिटिंग, ये एक बहुत बड़े रूप में नशा विमुक्ति के लिए ये कार्य हो रहा है। और ये इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत हद तक काम करता है कि भाई जो भी इस तरह के अनवांटेड बिहेवियर एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस है उनको दूर करने के लिए, फोबिया को दूर करने के लिए ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है बहुत हद तक काम करता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग थियोरी given by Pavlov and very much used in learning. And if you have any question and any doubts about this class, please comment, like, share and subscribe this class. और आपको ये कहना होगा कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्वेश्चन पूछिए, और मैं बहुत खुश होंगी कि अगर किसी तरह से भी आपके कोई क्वेश्चन मेरे पास आते हैं मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगा जो नेक्स्ट क्लास जो इसका होगा वो होगा स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्योंकि वही आपका लास्ट थियरी में मैंने छोड़ा है आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सीरीज़ वाइज हम चल रहे हैं। तो सीरीज़ वाइज में फर्स्ट जो था वो थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर हो चुका है, कोहलर इनसाइट थियरी हो चुका है, और ये क्लास जो थी वो थी पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि डॉग पर किया गया था। अब सिर्फ एक बच रहा है स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि रैट और पिगन पे किया गया था। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय।